राजा आदित्य सिंह अपने राज दरबार में बैठा हुआ था। तभी एक राज पक्षी वहां आया और बोला, महाराज, यह मैं क्या सुन रहा हूँ। महारानी बीमार हैं। हाँ, तुमने सही सुना है। पिछले कुछ दिनों से महारानी पद्मावती की तबीयत बहुत खराब चल रही है। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसा था तो आपने पहले मुझे इस बात से अवगत क्यों नहीं कराया? राजपक्षी, मैंने सोचा था कि यह कोई मामूली बीमारी होगी, इसलिए मैंने तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। लेकिन अब तक राज्य के बड़े बड़े वैद्य उनका इलाज कर चुके हैं, पर महारानी का बुखार सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। महाराज, मैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानता हूँ जिससे महारानी की बीमारी ठीक हो सकती है। तो कृपया बताओ, वह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी राजपक्षी? वह जड़ी बूटी पहाड़ की चोटी के ऊपर एक गुफा में मिलती है, जिसे ग्वाला गुफा कहते हैं। राजपक्षी यह कहकर चला गया। राजा आदित्य सिंह तुरंत अपने सैनिकों के साथ गुफा की ओर चल दिए। कुछ समय बाद राजा आदित्य सिंह ग्वाला गुफा तक पहुंच गए और उन्हें वह जड़ी बूटी मिल गई। लेकिन जब वे जड़ी बूटी लेकर राजमहल लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज, कृपया यह जड़ी बूटी मुझे दे दीजिए। लेकिन क्यों? तुम्हें यह जड़ी बूटी क्यों चाहिए? महाराज, मेरी माँ बहुत बीमार है। यह जड़ी बूटी उनकी जान बचा सकती है। राजा आदित्य सिंह कुछ देर सोचने के बाद बोले, ठीक है। उन्होंने वह जड़ी बूटी उस व्यक्ति को दे दी और खुद खाली हाथ राजमहल लौट आए। वहां पहुंचने पर राजपक्षी ने उनसे पूछा, महाराज, क्या आप जड़ी बूटी ले आए? राजा आदित्य सिंह ने पूरी घटना राजपक्षी को बताई। महाराज, वह जड़ी बूटी ही एकमात्र उपाय थी। अब कोई समाधान नहीं है। राजपक्षी यह कहकर चला गया। कुछ समय बाद वही व्यक्ति जिसे राजा ने जड़ी बूटी दी थी, राजमहल में आया और बोला, महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कोई बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य था। महाराज, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछो। आप यह जड़ी बूटी किसके लिए लाए थे? राजा ने व्यक्ति को पूरी घटना और महारानी की बीमारी के बारे में बताया। महाराज, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं महारानी को ठीक करने का प्रयास कर सकता हूँ। क्यों नहीं? राजा ने व्यक्ति को महारानी के पास ले जाकर छोड़ दिया। व्यक्ति ने मंत्र पढ़ा, परंतु उससे कोई असर नहीं हुआ। महाराज, यह बीमारी मुझसे ठीक नहीं हो पा रही। अब मुझे अपनी माँ के पास लौटने की अनुमति दें। तो ठीक है, तुम जाओ। अब व्यक्ति वहां से चला गया। तभी राजपक्षी फिर आया और बोला, महाराज, मेरे पास एक उपाय है जिससे महारानी ठीक हो सकती हैं। वह क्या उपाय है राजपक्षी? महाराज, एक नीला हिरण है जो जंगल की गुफा में रहता है। वह संसार की मोह माया से दूर रहता है। उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं और वह हर बीमारी को समझ सकता है। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको वहां ले चलूं। अगली सुबह राजा आदित्य सिंह राजपक्षी के साथ नीले हिरण की गुफा की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने हिरण को सारी बात बताई। महाराज, आपकी पत्नी को कोई बीमारी नहीं है। यह उनके ग्रहों की समस्या है। उनके ग्रह ठीक करने के लिए आपको दूसरी शादी करनी होगी। शादी के बाद जो संतान होगी उसे महारानी को 2 वर्षों तक अपनी संतान की तरह पालना होगा। तभी उनके ग्रह ठीक होंगे और वे स्वस्थ हो पाएंगी। राजा आदित्य सिंह यह सुनकर चौंक गए। और यह कैसे संभव है? मेरा पुत्र राजकुमार कर्ण बड़ा हो चुका है और वह जल्द ही इस राज्य का राजा बनेगा। ऐसे में दूसरी शादी करना क्या उचित होगा? महाराज, राजाओं के लिए 2-3 शादियां करना आम बात है, लेकिन यह शादी आपकी पत्नी के ग्रह ठीक करने के लिए होगी। आपको एक गरीब कन्या से विवाह करना होगा। राजा आदित्य सिंह चिंतित अवस्था में अपने महल लौट आए। अगले दिन राजपक्षी उन्हें एक गरीब कन्या लक्ष्मी के पास ले गया, जो जंगल में झोंपड़ी में रहती थी। राजा आदित्य सिंह लक्ष्मी के गरीब अनाथ आश्रम में स्वयं पधारे। लक्ष्मी ने उन्हें देखकर कहा, महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप स्वयं यहाँ पधारे हैं? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है लक्ष्मी। दरअसल मैं तुमसे विवाह की बात करने आया हूँ।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज। राजा आदित्य को आपसे विवाह करना है लक्ष्मी जी। यह सुनकर लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो गईं और उन्होंने राजा आदित्य की ओर देखा। तुम एक अनाथ हो, अगर तुम्हारा विवाह महाराज के साथ हो जाता है तो तुम्हें एक पति मिल जाएगा और तुम अपना जीवन रानियों की तरह व्यतीत कर सकोगी। तभी राजा आदित्य ने राजपक्षी की ओर देखकर कहा, नहीं राजपक्षी, पहले मैं लक्ष्मी को सारी बात बताऊंगा और यदि लक्ष्मी मुझसे विवाह के लिए तैयार होंगी तभी मैं यह विवाह करूंगा। राजा आदित्य ने लक्ष्मी को रानी पद्मावती की बीमारी और नील हिरण के उपाय की पूरी घटना बताते हुए कहा, तभी मैं सोचूं महाराज, अचानक मेरी किस्मत के सितारे कैसे चमक गए। अगर सवाल महारानी की बीमारी का है तो अगर मेरा प्राण देकर भी उनकी बीमारी सही हो सकती है तो मैं तैयार हूँ। इसका मतलब तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो? लक्ष्मी शर्माते हुए बोली। हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। उस दिन ही राजा आदित्य ने लक्ष्मी से विवाह कर लिया। समय बीतता गया और 1 वर्ष के पश्चात रानी लक्ष्मी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को हाथ में लेकर राजा आदित्य के मन में एक पिता का प्रेम उमड़ पड़ा। खुशी से चहकते हुए उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, आज तुमने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया। आज से हमारे बेटे का नाम जय रखते हैं। महाराज जाइए, रानी पद्मावती को दे आइए। मैं अपने पुत्र को 2 वर्ष बाद ही देखूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रानी लक्ष्मी। राजा आदित्य अपने पुत्र जय को रानी पद्मावती के पास छोड़ आए और उसी दिन से जय की परवरिश रानी पद्मावती ने अपने पुत्र की तरह करनी शुरू कर दी। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। रानी पद्मावती ने राजा आदित्य से कहा, अब मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी हूँ। मैं अपने शरीर में ताकत महसूस कर रही हूँ। इसका मतलब नील हिरण के उपाय से तुम स्वस्थ हो गई हो महारानी। अब इस बच्चे को वापस उसकी माँ के पास ले जाइए। वैसे भी मैं तो केवल अपनी बीमारी के लिए एक भिखारन के बेटे की परवरिश कर रही थी। यह सुनकर राजा आदित्य चौंकते हुए बोले, ये आप क्या कह रही हैं महारानी? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप क्या जाने कि सौतन के बेटे की परवरिश करना एक स्त्री पर क्या बीतता है। इससे पहले कि मैं अब अपने हाथों से इसे मार दूं, इसे मेरी आंखों से दूर ले जाइए। रानी पद्मावती के मुंह से यह सब सुनकर राजा आदित्य को गहरा धक्का पहुंचा। वे अपने पुत्र जय को लेकर सीधे रानी लक्ष्मी के पास चले गए। महल से निकलते ही राजा के बड़े पुत्र राजकुमार कर्ण ने राजा आदित्य से कहा, पिताजी, आपने मुझसे कहा था कि जब माँ पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी तब आप मुझे इस राज्य का राजा घोषित कर देंगे। अब माँ स्वस्थ हो चुकी हैं, तो अब वह समय आ गया है। आप मुझे राजा घोषित कर दीजिए। हाँ पुत्र, मुझे याद है। आज ही मैं तुम्हें राजा घोषित कर देता हूँ। राजा आदित्य ने उसी समय अपने पुत्र कर्ण को राज्य का महाराज घोषित कर दिया। लेकिन ऐसा करते ही अगले दिन राजा आदित्य बुरी तरह बीमार पड़ गए। काफी इलाज के बाद भी उनकी हालत नहीं सुधरी। एक दिन राजा कर्ण अपने दरबार में अपने मित्र अशोक के साथ हंसी मजाक कर रहे थे कि तभी वहां राजपक्षी आया और राजा कर्ण से बोला, महाराज, आपके पिता की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने आपको याद किया है। राजा कर्ण तुरंत अपने पिता के कक्ष में पहुंचे। राजा आदित्य ने अपने पुत्र से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी स्वस्थ हो पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी तुम्हारा विवाह संपन्न हो जाए। मैंने पड़ोसी राज्य के राजा की पुत्री देविका से तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। ये जैसी आपकी इच्छा पिताजी, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार कर्ण ने देविका से विवाह कर लिया। विवाह संपन्न होने के कुछ दिनों बाद राजा आदित्य स्वर्ग सिधार गए। जय और लक्ष्मी का निर्वासन। देखते ही देखते जय 20 साल का हो गया। इस बात की चिंता लिए नई महारानी देविका राजा कर्ण के पास पहुंची। क्या आपको यह बात पता है कि आपका सौतेला भाई अब 20 साल का हो चुका है? हाँ, मुझे ये बात पता है। और हमारा पुत्र 10 साल का हो गया है। हाँ, मुझे ये भी पता है। लेकिन तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हो? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो आप देखना नहीं चाहते। आपका सौतेला भाई अब जवान हो जाएगा। जब वह जवान होगा तो वह भी इस राज्य पर अपना दावा पेश करेगा और यह उसका अधिकार भी बनता है। आखिरकार वह भी आपके पिता की संतान है, भले ही उसकी माँ का खून उसकी रगों में न हो।
तभी वहाँ रानी पद्मावती आ गई। उन्होंने आकर अपने पुत्र से कहा, देविका बिल्कुल सही कह रही है बेटा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए माँ? तुम्हें उस लक्ष्मी और उसके बेटे को इस महल से धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। राजा कर्ण ने अपनी माँ की बात मानकर अगले ही दिन लक्ष्मी और जय को महल से निकाल दिया। जंगल में भटकने लगे। जय ने कहा, माँ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। चिंता मत करो पुत्र, बस कुछ दूर और। कुछ दूरी चलने के बाद जय और उसकी माँ नील हिरण से मिलते हैं। हिरण को देखते ही रानी लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगती है। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? रानी लक्ष्मी ने सारा हाल हिरण को बताया। कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मेरी गुफा में रह सकती हो। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है वे अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। राजा कर्ण की माँ रानी पद्मावती और उनकी पत्नी रानी देविका गंभीर रूप से बीमार हो गईं। यह देखकर राजा कर्ण बहुत उदास हो गए। उन्होंने तुरंत राजपक्षी को बुलाया और कहा, राजपक्षी, मेरी माँ और मेरी पत्नी बहुत बीमार हैं। क्या तुम मुझे उस नील हिरण के पास ले चल सकते हो? जी महाराज, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। राजपक्षी राजा कर्ण को नील हिरण की गुफा तक ले गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, महाराज, यही है वह नील हिरण। राजा कर्ण ने हिरण को सारी बात बताई। यह सुनकर नील हिरण ने कहा, एक रास्ता है। 5 साल पहले तुमसे एक बड़ी गलती हुई थी। अगर तुम उसे सुधार लोगे तो तुम्हारी माँ और पत्नी दोनों ठीक हो सकती हैं। राजा कर्ण यह सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने याद करने की कोशिश की कि उन्होंने कौन सी गलती की थी। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत अपने सौतेले भाई और उसकी माँ को खोजने निकल पड़े। खोज की शुरुआत राजा कर्ण ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, जितनी जल्दी हो सके मेरे भाई जय और मेरी सौतेली माँ लक्ष्मी को खोजकर मेरे पास लाओ। सैनिकों ने कई गांवों में खोजबीन की, लेकिन जय और उसकी माँ का कहीं पता नहीं चला। थक हार कर राजा कर्ण फिर से नील हिरण के पास लौट गए। क्या हुआ? क्या तुमने अपनी 5 साल पहले की गलती याद की? हिरण जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया था जब मैंने अपने सौतेले भाई और उसकी माँ को महल से बाहर निकाल दिया था। कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारा भाई और उसकी माँ मेरे पास सुरक्षित हैं। पुनर्मिलन जय और लक्ष्मी गुफा से बाहर आए। उन्हें देखकर राजा कर्ण की आंखों में आंसू भर आए। वह जय के पास जाकर बोले, भाई, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी इस गलती का प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हें अपनी जगह राजा घोषित करता हूँ। नील हिरण ने राजा कर्ण का पछतावा देखकर उनकी माँ और पत्नी को ठीक कर दिया। सुखद अंत जय राजकुमार से राजा बन गए। सभी खुशी खुशी रहने लगे और इस तरह नील हिरण की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया।